हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा आपको पता है कि मैंने एक नई सीरीज शुरू की है लुसेंट जीके 2024 की, जिसमें हमने कल देखा था भारत के इतिहास के बारे में। इतिहास को हम कितने भागों में बांटते हैं और इतिहास के कौन कौन से हमें स्रोत मिलते हैं। तो हमने कल देखा कि इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। मध्यकालीन और आधुनिक भारत, जिसमें कि हम प्राचीन भारत के बारे में जानकारियां प्राप्त कर रहे थे। तो हमें प्राचीन भारत के बारे में कहाँ से हमें प्राचीन भारत के जानकारी प्राप्त होती है, इनके क्या क्या मुख्य स्रोत हैं। तो हमारे पास प्राचीन भारत के मुख्यतः 4 स्रोत हैं, जिनसे कि हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। पहला है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ जिनमें कि हमने देखा वेद, उपनिषद जितने भी हैं, इनसे हमको जो प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरे हैं हमारे पास ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में हमने देखा ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में। तीसरा है हमारे पास विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण, जिसके बारे में कि आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से वह विदेशी यात्री थे जिन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में हमारे प्यारे भारत के बारे में लिखा है, और उससे हमें पुराने प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और चौथा है हमारे पास पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। और अगली वीडियो में जानेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो से। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैंने ये पीपीटी खुद से बनाई है और इसको बनाने में, ये सारे फोटोज़ इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और आपका लाइक, आपका व्यू, आपका सब्सक्राइब मुझे और मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। इनसे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो हमारे पास है पहले यूनानी रोमन लेखक। यूनान से जो लेखक आए थे, जो पहले क्या होता था कि लोग यात्रा करके दूर दूर से आते थे और अलग अलग जगह के लोगों के बारे में जानते थे, उनके बारे में चीज़ें, जानकारी इकट्ठा करते थे और अपनी बुक में लिख के अपने साथ लेके जाते थे। तो यहाँ पे एक फ़ोटो लगी हुई है, ये फ़ोटो है हमारे हेरोडोटस की। हेरोडोटस जिन्हें कि फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन आता है हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री, तो आप बताओगे हेरोडोटस इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। यूनानी रोमन लेखक में सबसे पहले बात आती है टेशियस की। टेशियस जो कि एक ईरान का राजवैद्य था, भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। तो यूनानी लेखकों में सबसे पहले हैं टेशियस, जो कि भारत के बारे में अलग अलग इन्होंने कहानियां लिखी हुई हैं। दूसरे हेरोडोटस, जिनके बारे में हमने अभी देखा, ये हैं हेरोडोटस, जिन्हें कि फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। और इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इन्होंने लिखा है हमारे प्यारे भारत के बारे में, भारत और ईरान के संबंध के बारे में, जो पहले से फारस कहा जाता था, वर्तमान ईरान के बारे में इन्होंने लिखा है। तीसरा है सिकंदर के साथ आने वाले लेखक, जैसे कि निरियाकस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, इन सब के भी हमको विश्वसनीय और अधिक प्रमाण मिलते हैं। चौथा है हमारे पास मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आपको पता है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन है? तो ये चंद्रगुप्त का ससुर था। सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर के मरने के बाद सेल्यूकस निकेटर इसके गद्दी पे बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इसके दरबार में आया था, और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो आप जानते हैं, आपका क्वेश्चन आता है कि इंडिका किसने लिखी है, तो आप बताओगे मेगास्थनीज ने लिखी है। ये है इंडिका, और ये बुक है द हिस्टोरीज कंप्लीट हेरोडोटस। तो ये आपको हिस्टोरी का जो बुक है इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है आपके पास डाइमेकस। यह एक सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। तो सीरिया का यह रहने वाला था डाइमेकस, और ये आपके बिंदुसार के राज दरबार में आया था। और इससे भी हमको मौर्य काल युग के बारे में पता चलता है कि कैसे उस टाइम पे मौर्यों की व्यवस्था हुई करती थी। आगे है आपके पास टॉलमी।
यह दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। तो आपका क्वेश्चन आता है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी आपके टॉलमी ने। अगला है प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। तो आपको क्वेश्चन इसमें ये आता है कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आप बताओगे प्लिनी ने। एक है यहाँ पे एक बुक है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इस बुक के ऑथर का कोई अता पता नहीं है, लेकिन हमें इससे भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है अपने प्यारे भारत के बारे में, जिसमें बताया गया है कि इस लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। जो भी ये लेखक था जिसका कोई अता पता नहीं है, हिंद महासागर की यात्रा पर आया और इसने उस समय के भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद अभी तो हमारे पास यूनानी, ये सारे अरबी और ये सारे रोमन और यूनानी हमारे पास लेखक थे। अब आते हैं हमारे पास चीनी लेखक। तो चाइना से भी कुछ लोग आए, जिसका सबसे पहला वर्णन है वो है फाइयान। और हमने 1000 बार पढ़ा है कि चीनी यात्री फाइयान किसके दरबार में आया था? तो ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाइयान चीनी यात्री आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता के बारे में वर्णन किया है। तो ये तो 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है कि फाइयान किसके दरबार में आया था, लेकिन हो सकता है कि अगर क्वेश्चन घुमा के पूछे तो यही हो सकता है कि इसने, जो फाइयान था, उसने भारत के किस राज्य के बारे में बताया है? तो आप बताओगे मध्य प्रदेश का वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी व समृद्ध बताया है और यह यहाँ पे 14 वर्षों तक रहा था। तो ये है फाइयान, आप इसे पिक्चर में देख सकते हो। ये बुक है द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट था हमारे पास संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। संयुगन जो कि भारत आया था, इसने क्या करा? इसने बौद्ध धर्म की जो भी थे सारे ग्रंथ, उनको उठा के अपने साथ ले गया। ये भी आपका कौन था? चीनी यात्री था। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि संयुगन किस देश से भारत आया था? तो आप बताओगे कि संयुगन चीन से भारत आया था। और अगला है आपके पास वेनसांग। वेनसांग के बारे में भी आप इसको इस तरीके से याद सकते हैं, ह से वेन, ह से हर्षवर्धन। तो ये है आपके राजा हर्षवर्धन, जिनके के दरबार में वेनसांग नामक चीनी यात्री आया था। और ये कहाँ पढ़ने के लिए गया था? ये पढ़ने के लिए गया था नालंदा विश्वविद्यालय। और इसकी जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है CU की। चलिए जानते हैं। वेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसने 629 ईस्वी में भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारत के राज्य कपिशा पहुंचा। तो उस टाइम पे हमारे पास ये छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जिसका नाम है कपिशा। भारत में 15 वर्ष तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया और वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने आया था। इसका भ्रमण हमको किस में मिलता है? CU की। तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि CU की नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ या भ्रमण वृत्तांत किसका है? तो ये आपके वेनसांग का है, जिसने 138 देश का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म एवं राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंह का राजा शूद्र था। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं में भी पूजन किया था। नोट: वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। तो कौन थे? आचार्य शीलभद्र वेनसांग के टाइम पे कुलपति थे। इत्सिंग जो कि ये भी चीनी यात्री था। तो आपको क्वेश्चन आएगा इत्सिंग ये किस देश से संबंधित था? तो ये चीन से संबंधित था। ये भी एक चीनी यात्री था। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने समय के भारत का वर्णन किया है। और अब आपके पास आते हैं अरबी लेखक। अरब से जो जितने भी लेखक आए उनके बारे में आपको जानकारी मिलती है इससे। पहला है अल-बरूनी। तो यहाँ पे अल-बरूनी की मैंने फोटो लगा रखी है ताकि आपको पिक्चर फॉर्मेट पे सबसे ज़्यादा याद हो सके, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना पिक्चर फॉर्मेट में ज़्यादा याद करता है, इसलिए मैंने सारे पिक्चर्स आपके लिए पेस्ट करे हुए हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अल-बरूनी यह मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था।
सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, मोहम्मद बिन तुगलक अल बरूनी आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में इसकी लिखी कृति किताब उल हिंद। तो आपको क्वेश्चन पूछता है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद या भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप बताओगे कि चाहे वो तहकीक ए हिंद है, चाहे किताब उल हिंद है, सब तहकीक ए हिंद, चाहे वो आप बताओगे भारत की खोज या किताब उल हिंद, ये तीनों बुक या ये एक ही बुक है किताब उल हिंद, ये सब किसने लिखी है? तो ये अल बरूनी ने लिखी है। अल बरूनी कौन था? अल बरूनी अरब से आने वाला यात्री था। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। राजपूतकालीन समाज, इसमें राजपूतकालीन समाज, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट है हमारे पास इब्न बतूता। तो इब्न बतूता के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है। इब्न बतूता कहाँ के रहने वाला था? तो इब्न बतूता आपके मोरक्को का रहने वाला था, आपका इब्न बतूता। कई बार क्वेश्चन आता है। तो इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है रेहला। तो आपको क्वेश्चन आता है रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आप बताओगे इब्न बतूता ने लिखी है रेहला नामक पुस्तक को। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी उसका यात्रा वृतांत जिसे रेहला कहा जाता है, अरबी भाषा में इसने अपनी एक यात्रा वृतांत लिखा जिसे कि हम रेहला कहते हैं, रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में प्रचुर एवं सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली का काजी नियुक्त किया था इसको किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसकी विद्वता से प्रभावित होकर। तो आपको क्वेश्चन ये है आपका इब्न बतूता, द ट्रैवल ऑफ द इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो आप बताओगे मोहम्मद बिन तुगलक के। आपको पूछेगा कि इब्न बतूता से अगर क्वेश्चन आता है तो आप बताओगे कि रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रेहला नामक पुस्तक आपके इब्न बतूता ने लिखी है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया? तो ये आपके किसको नियुक्त किया था? ये आपके इब्न बतूता को नियुक्त किया था। बस इतना ही आपको याद रखना है। अगला है आपके पास अन्य लेखक, इनके अलावा जो लेखक हैं, पहला है तारानाथ, दूसरा है मार्को पोलो। तो मार्को पोलो आप जानते ही होंगे, ये आपने कई बार इसको देखा होगा मार्को पोलो को। तारानाथ तो एक तिब्बती लेखक था, इसने कैयूर और तैयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है हमको, कैयूर और तैयूर। तो आप अगर आपको पूछेगा कैयूर और तैयूर नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो आप बताओगे तारानाथ। और इससे हमको किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो आप बताओगे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मार्को पोलो। ये जो मार्को पोलो है यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है हमारे पास आते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जो कि जिनकी कि हमने खोज छानबीन करी है ना। अभी तक तो हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे होते हैं कि जब हमें पता ही नहीं था कि लिखना कैसे है, तो वो वाले हमें साक्ष्य मिलते हैं। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि लिखित साक्ष्य हमें पता चलते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम खुदाई करेंगे, खुदाई करके निकालेंगे जो चीज़ें, तो जो साक्ष्य हमको मिले हैं उत्खनन करके, खुदाई करके, उनके बारे में जानेंगे। तो ये है पहले आपके पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो पहला है आपका पुरातत्व। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो ये है आपके सर अलेक्जेंडर कनिंघम। देख लो आप, ये जो कनिंघम है इनको क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह कहा जाता है। किसको? तो आप बताओगे सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। दूसरा आता है आपके पास अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहस्टर, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गस, वॉटर इलियट। ये सभी भारत के पुरातत्व स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टीप्रोलु, घंटासाला, अमरावती स्थलों की खुदाई की थी।
और 1400 ईस्वी के पूर्व के अभिलेख हमको मिलते हैं बोगाज गोई में। तो बोगाज गोई ये क्या है, ये एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं हमें इसमें बोगाज कोई में। तो बोगाज कोई एक अभिलेख है। तो आपको पूछता है कि बोगाज कोई अभिलेख में किन किन देवताओं के नाम शामिल हैं, तो आप बताओगे मित्र देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता, नासत्य देवता, इन सब देवताओं के हमको वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। और ये कहाँ के क्षेत्र को कहा जाता है, तो एशिया माइनर के क्षेत्र को कहा जाता है। मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव धर्म विकसित होने का प्रमाण हमको यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि गरुड़ स्तंभ किस से संबंधित है, तो आप बताओगे गरुड़ स्तंभ जो है ये यवन राजदूत हेलियोडोरस से संबंधित है। और इसमें हमें किसका पता चलता है, तो इसमें हमें भागवत धर्म के विकसित होने का पता चलता है। अगले हमारे पास सर्वप्रथम भारत का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है, तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। सेकंड है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख शाहगौरा अभिलेख है। तो हमें बताएंगे कि शाहगौरा अभिलेख किससे संबंधित है, तो दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला। इस अभिलेख के संकल्प में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित करने का भी उल्लेख मिलता है। तो हमें सबसे पहले पूछा जाएगा कि खाद्यान्न सुरक्षित करने का जो अभिलेख हमें मिलता है, उल्लेख हमें मिलता है, वो किस में मिलता है, तो आप बताओगे शाहगौरा अभिलेख में हमें प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमणों की जानकारी, ये हूण नहीं है, ये हूण है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे। हूण आक्रमणों की जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वप्रथम हमें हूण आक्रमणों की जानकारी प्राप्त होती है। पहला दे देगा शाहगौरा अभिलेख, दूसरा दे देगा आपको हाथी गुम्फा अभिलेख, तीसरा भीतरी अभिलेख, चौथा इसी तरीके से आपको ऑप्शन में दे देगा और आपको बताना है कि ये हमें हूणों की जानकारी भीतरी स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, जो कि शासक भानुगुप्त से संबंधित था। ये सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास ही अभिलेखों पर आधारित है। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। कश्मीर नवपाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम जो कि आप अभी जानते हैं कि एक सबसे बड़े आर्कियोलॉजिकल साइट है, जहाँ पे कि हमको गर्तावास का मतलब क्या होता है, गर्तावास का मतलब होता है कि गड्ढे वाले घर हमको यहाँ पे मिले हैं का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इन गड्ढे वाले घर में जाने के लिए हमारे पास सीढ़ियाँ होती थी, जहाँ मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। तो आपको पूछेगा कि ये जो दो लोगों को दफनाया गया है ना, साथ में मैंने ऊपर पे ये स्लाइड दी हुई है, आपको इस स्लाइड में देख सकते हैं आप कि यहाँ पे इंसान और इंसान के साथ बरी किया गया है। डॉग को जानवर को भी साथ में ये बरी करते थे, दो को दफनाते थे एक साथ। ये हमें कहाँ मिले हैं, तो ये साक्ष्य हमें बुर्ज होम में मिले हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे। तो आपको ये नहीं पूछता आहत सिक्के, आपको पूछता है आहत क्या है, तो आप बताओगे आहत प्राचीनतम सिक्के हैं। इसी को साहित्य में कारशापण कहा जाता है। तो ये कारशापण इस तरीके से है, कारशापण इनको कहा जाता है। कारशापण मतलब आहत सिक्के। आपकी जानकारी के लिए मैंने ये आहत सिक्के यहाँ पे लगा रखे हैं। ये है आहत सिक्के, जिन पे कि कुछ सिंबल्स बने हुए हैं ताकि हम इनको पहचान सकें कि ये कितने का। जैसे अभी हम 1 2 3 4 5 ऐसे करके सिक्कों पे नाम लिखते हैं ना, नंबर्स लिखते हैं, उस टाइम पे ये सिंबल्स बने हुए होते थे ताकि इन सिक्कों के हम क्या कर सकते हैं, करेंसी का फ्लो कर सकते हैं उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने करा था। तो ये जो सिक्के हैं अभी तो सिंबल्स बन रहे हैं इनमें, लेकिन इनमें जो लिखा जाता है कुछ भी लिखते हैं ना, कि जैसे हमारे पास अभी आता है 75 अमृत महोत्सव 75 ईयर्स करके, ऐसे सिक्के आते हैं हमारे पास। तो ये जो सिक्कों पर लिखने का कार्य है ना, ये सबसे पहले किसने किया है, तो ये आपके यवन शासकों ने किया। आगे आपके पास आते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख, जिसमें कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे अभिलेख, और वो किस राजा से या किस से संबंधित है उनके बारे में। ठीक, यहाँ पे है अभिलेख
और जिससे संबंधित है उसका नाम यहाँ पे राजवंश का या राजा का नाम यहाँ पे आएगा। पहला है हमारे पास हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख है आपके कलिंग राजा खारवेल से संबंधित। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, तो ये गिरनार अभिलेख जो है ये संबंधित है रुद्रदामन से। तो आपको पूछता है, आप इस तरीके से आप इसको याद करोगे, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तीसरा है गौतमी बलश्री। गौतमी बलश्री का है आपका नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ लेख। तो प्रयाग स्तंभ हो या इलाहाबाद स्तंभ हो, ये सब किससे संबंधित है? आपके समुद्रगुप्त से। एहोल अभिलेख ये पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है, ये यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंदगुप्त से है। देवपाड़ा अभिलेख आपका बंगाल विजय सेन से, शासक विजय सेन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। तो आपको क्वेश्चन आता है एपिग्राफी किसे कहते हैं? तो आप बताओगे अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो हमें पूछा जाएगा, वैसे ये क्वेश्चन आता है नहीं, अब तो सबको ही पता है कि समुद्रगुप्त के वीणा बजाते हुए सिक्के मिलते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि कौन सा गुप्त शासक है जिसके सिक्के हमें सिक्कों में वीणा बजाते हुए अंकन किया गया है, या ऐसे हमको पैटर्न मिलता है। तो आप बताओगे समुद्रगुप्त। अरिकमेडु ये जगह कहाँ पे है? ये आपकी आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि आपके पुडुचेरी के निकट है। तो इसमें हमको रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं अरिकमेडु में, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नोट, सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलाया, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए थे। उत्तर भारत के मंदिरों के कला शैली नागर शैली व दक्षिण भारत के मंदिरों की द्रविड़ शैली कहलाती है। तो हमारे पास जो मंदिर शैली है वो पहले तो 3 प्रकार की है हमारे पास। एक है नागर शैली, दूसरी है द्रविड़न शैली और तीसरी है वेसर शैली। है मंदिर की शैलियाँ, तो ये हमारे पास है 3 तरीके की मंदिर शैली। पहला आता है नागर शैली, नागर। दूसरा है हमारे पास वेसर शैली और तीसरा है हमारे पास द्रविड़न शैली। तो जो नागर शैली है हमारे पास, ये उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा नागर शैली में हमारे मंदिर बनाए जाते हैं और दक्षिण भारत में हमारे सबसे ज़्यादा मंदिर बनाए जाते हैं वेसर शैली में। आइए देखते हैं ये जो मंदिर बना हुआ है ना, ये आपके नागर शैली में बना हुआ है और इसमें आपको इस मंदिर में दिख रहे हैं आपको एक 2 3 4 और 5 इस तरीके से ऐसे गोल गोल साइड में छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं। इन 5 मंदिरों को कहा जाता है पंचायतन, ठीक है। और ये जो शैली में जो बनाया गया है इस मंदिर को, इसको कहा जाता है नागर शैली। और ये नागर शैली जो है ये आपकी फेमस है उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत के मंदिरों की शैली कला को हम नागर शैली कहते हैं और दक्षिण भारत के शैली को हम द्रविड़न शैली कहते हैं। जो दोनों का मिक्स है, नागर शैली प्लस द्रविड़न शैली, उनके दोनों को मिला के जो बनाई गई है वो है आपकी वेसर शैली। और एक शब्द हमने देखा था पंचायतन। इसमें क्या होता है कि जब मुख्य मंदिर के साथ साथ सहायक, जो मुख्य मंदिर है ना 5 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ होता है, इसके बगल में ऐसे ऐसे 5 मंदिर और बने हुए हैं साइड में, तो इसको हम बोलते हैं पंचायतन। इसके उदाहरण है हमारे पास कंदरिया महादेव खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। तो देखते हैं इन मंदिरों के थोड़े से मैंने स्लाइड्स लगा रखी हैं आपके लिए, आप देख सकते हैं उनको। ये है आपकी नागर शैली और ये कंदरिया महादेव मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर जो कि कहाँ पे है? ये है आपके खजुराहो एमपी में, ठीक है। और ये है आपकी द्रविड़ियन शैली, तो दिख रहा है आपको द्रविड़ियन शैली, ये है नागर शैली। आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हो। नागर शैली जो आपका केदारनाथ मंदिर है ये भी आपके नागर शैली में बना हुआ है और ये वाला जो है ये आपके द्रविड़ियन शैली में है। तो ये आपके साउथ इंडियन स्टाइल में बनाया गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और
कमेंट करना ना भूलें कि आपको कैसी लग रही है सीरीज़, आगे कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, या मैं ऐसी स्लाइड्स आपके लिए और बनाऊँ या ना बनाऊँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।